हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है और यूपीएसएसएल का वीडियो कंप्लीट हो चुका है और हिंदी का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो इतिहास भी कंप्लीट होने वाला है और जो इकोनॉमी है अभी कंप्लीट हो जाएगा लास्ट दिसंबर तक। अभी आपका चलेगा पॉलिटी स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज, ये भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आपके लिए बहुत सारे चीज़ें आएंगे जिससे आप रिवीजन कर सकें और टेस्ट भी करवाया जा रहा है। तो सब कुछ एंजॉय करिए और आर ओ या फिर कोई भी पीसीस का कोई भी एग्जाम है सबकी प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज लेक्चर नंबर 1 है, तो आप जरूर इस चैनल को प्यार देंगे अपना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं और पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो पहला है भारत का संवैधानिक विकास। तो ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास में दो चरण हुए थे। एक पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853। फिर क्राउन राज मतलब क्राउन ताज ब्रिटिश का, जो 1858 से 1947 तक चला। तो कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम चलिए पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल कितना रखा गया, 5 वर्ष का। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स को भारत का क्या बना दिया गया, जनरल बना दिया गया तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों में मद्रास बंबई की प्रेसिडेंसी के अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने में प्रतिबंधित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के भारत व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। अगला है, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का बंद किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य के चौथे सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसी एक्ट के तहत सर परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव समाप्त कर दिया गया। 1853 के एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कर दिया गया। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, तो ये गलत है। तो पहला सही है। तो इसके न्यायाधीश कौन थे? रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे, एलिजा इम्पे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना
तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? पिट्स का भारतीय अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इंग्लिश मशीनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? वो दी गई चार्टर अधिनियम 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य नियुक्त हुए चार्टर अधिनियम 1833 में। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 चार्टर एक्ट द्वारा, ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 द्वारा, इस प्रच्छेद एवं आंग्लविद विवाद द्वारा। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है सबके द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को सुशासित किया गया तथा पश्चिम शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। और 1823 में जनरल कमेटी ऑफ रिपब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिनमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है। भारत को राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, नहीं क्राउन के नियंत्रण में आया। तो ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, किस अधिनियम से ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो बनाया था चार्टर एक्ट 1833 में। तो चार्टर एक्ट 1833 धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान और वंशानुक्रम, वर्ण और इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सके। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। नेक्स्ट है, अब पढ़ेंगे हम ब्रिटिश ताज का शासनाधीन पारित अधिनियम। तो ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास, बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस तथा सरकार के 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना था। इसी अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम के केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनी शक्ति को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में दैश शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत
एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की व्यवस्था मतलब स्थापना की गई। तो 1937 में संघीय न्यायालय बना और बर्मा में ब्रिटिश भारत में अलग हुआ और सिंध और उड़ीसा का नाम निर्माण हुआ। तो इस तरह से चलिए क्वेश्चन करें। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल को कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। तो ये गलत है, कुल सदस्यों की संख्या 7 नहीं हुई थी, कितनी हुई थी? 6 हुई थी और अधिकतम 12 हुई थी। ये विधि निर्माण के लिए ये तो सही है। अब प्रांतीय और केंद्रीय परिषद में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, दूसरा तीसरा सही है। तो यहाँ पढ़ लीजिए। तो इसमें 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को कार्यकारी पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे, ना कि इसमें 7 दिए 5 सदस्य शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 20 जून 1992 को लागू किया गया था और कुल 24 सदस्य में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी और सदस्यों के पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो इसमें दूसरा तीसरा सही है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद को पारित होने में 20 जून 1892 को सही स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया था। तो ये 3 फरवरी को लागू किया। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत नहीं, तीसरा भी सही नहीं है। 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने सरकार 6 महीने पूर्व नोटिस प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और इसमें जो था इसमें 6 सरकारी सदस्य मतलब 16 कर दिए गए थे, मतलब तीनों के तीनों गलत हैं। हाँ, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो वह हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892। अब ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो माले मिंटो सुधार द्वारा की गई थी। 1909 का अधिनियम संबंधित है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 तो ये जो की गई थी, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस क्लेवेयर। अगला है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किया गया था 1937 में। केंद्र में दया शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में दया शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला, प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में दया शासन की व्यवस्था। तो ये सही, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तो ये 1909 में हुआ था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो ऑप्शन हो गया सी। तो इसमें जो है पढ़ लीजिए। और भारतीय इतिहास के संबंध में दैश शासन सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करता है? तो दैश शासन मतलब प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य मतलब रिजर्व और ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने जाते हैं? तो इसमें जो है न्याय प्रशासन और भू राजस्व और जो पुलिस है, ये जो है स्थानीय स्वशासन के अलावा ये तीनों ही है, ये तीनों आते हैं आरक्षित विषय में। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में दया शासन की स्थापना थी। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार के कार्यों को 2 भागों आरक्षित तथा अंतरित या हस्तांतरित विषय में बांटा गया। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया, जबकि हस्तांतरित विषयों तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उनकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों को उत्तरदायी प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो शुरू की थी भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, तो बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो 1919 का। अगला है केंद्र की बात हो रही है और जो प्रांत में आया था 1935 में आया था। तो
कौन सा एक्ट केंद्र में? तो ठीक है, 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई, तो ये गलत है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, दूसरा सही है। तो क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों के सुधारों के रूप में अविहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार अधिकार नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, और दूसरा है भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। तो भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस जिसे बोलते थे का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। 1855 में इस हेतु प्रायोगिक परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों को लगातार मांग के बावजूद ये परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में आईसीएस की परीक्षा भारत में भी आरंभ हुई। और ये पहले इलाहाबाद तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती चली गई। अगला है केंद्रीय विधान सभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू हुए? तो वह हुए थे 1926 और 1945, तो ऑप्शन हो गया AC। प्रश्नगत में 1926 और 1945 का केंद्रीय बजट विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अगला भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो आयोजित किया था 1945 में। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो वह था 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला है निम्न से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी, तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान तो सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित थे, तो ये गलत है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये भी सही है। तो ठीक है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। बहुत सारा काम हुआ था 1935 में। निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में आवेशी शक्तियां किसको दी गई? तो वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो ये भारत संघ थी। अगला था निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो वह देश के लिए लिखित संविधान। तो बाकी सब है। अगला है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के महत्वपूर्ण यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो भारत वर्तमान संवैधानिक ढांचा 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना और द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय विधानमंडल और केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो 1935 के अधिनियम द्वारा, गवर्नमेंट एक्ट 1935। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण। तो भारतीयों की ओर से विधानसभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी की थी। 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार MN राय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। इसकी पुष्टि 1936 में फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा
सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि को निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। इनमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, 93 सीटें जो थी देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित सीटें 296 में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 में से कांग्रेसी सीटों को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे व स्वतंत्र समूहों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों में से प्रारंभ संविधान सभा में भाग नहीं लिया और संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग जो है निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक उपस्थित हुई। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें 9 महिलाएं थी और 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन ने जो 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 299 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण और अंगीकरण 2 साल व 11 महीने 18 दिन पे हुआ और इसमें कुल कितने, इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए, जिनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन में अंतिम 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकृत किया गया था। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को समावेशित हुई और इस भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिम्हा राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोकोद्धार संविधान को अंगीकृत किया गया, तो ये संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं सदस्यों 15 थी। इनके नाम इस प्रकार हैं: विजया लक्ष्मी, राजकुमारी, अमृत कौर और सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, नीला राय, जी दुर्गाबाई, हंस मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रेय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन एवं बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी तथा 15वां अम्मू स्वामीनाथन थी। ग्रीनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगला है, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? एम.एन. रॉय ने 1934 में। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और सभा ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। और दूसरा है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, यह अधिकार होगा कि उसकी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन से साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ये सही है, पहला गलत है। ये मार्च 1942 के भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में शामिल थे: युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। यदि कोई प्रांत नए संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेंगे तथा यह अधिकार होगा कि वो अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। निम्नलिखित कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि की जनसंख्या के अनुपात में था। क्या था वो? 10 लाख। अगला है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो थे विलियम वुड। अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार दिन 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, तो वो किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन सी।
तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें से राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी वो 24 अगस्त 1946 को। वेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था हो उससे भारत का बंटवारा बच जाता है। तो पहला कथन सही है लेकिन आर गलत है। 1943 में निम्नलिखितों के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेबेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबेल योजना के नाम से प्रस्तावित सार्वजनिक किया गया। वेबेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेबेल योजना के उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना था और भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना था और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं भी हिंदू मुस्लिम एकता को दूर करना नहीं था जिससे भारत विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है और कारण गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो ये जो है गलत है। अप्रत्यक्ष हुआ था, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ये अप्रत्यक्ष पहला, दूसरा तो गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अपने समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो तीसरा चौथा सही है। अगला है निम्नलिखित भारतीय संविधान सभा के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं तो सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन, यह अप्रत्यक्ष था, गलत है बी। तो बी गलत है, इसको एलिमिनेट करिए, इसको एलिमिनेट करिए, आंसर वैसे भी आ गया। अगला है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा है? जिसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, सही है। अल्पसंख्यक के समुदायों जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर हुआ था, ये गलत है। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय संविधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। भारत संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो सदस्य में थे विभिन्न प्रांतों और विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो वह था प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी तो की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति चुने गए थे कब? तो चुने गए दिसंबर 1946 को। अब भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो वह थे फ्रैंक एंथोनी। अगला भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर। एक मिनट। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक किसने की थी? तो वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है ये तो हो गया था ना, चलो देख लेते फिर से भाई, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान निर्मात्री के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब तो हो चुका था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का गठन हुआ था
ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उन्होंने रखा था 5वीं बैठक में। 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप दिया। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। अब संविधान सभा के तो संविधान सभा की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो रखा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पंडित नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, ये सही है। और उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये भी सही है। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये गलत है। तो ये हो गया ऑप्शन ए। तो भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। भारत संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल हुए थे 12 अधिवेशन। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत संविधान के निर्माण में संविधान सभा कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। और है मिलान करना, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो थे एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी थे। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी नेता कौन से थे? तो के.एम. मुंशी थे। और राजस्थान के रियासती प्रतिनिधियों के संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बी.टी. कृष्णमाचारी थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर बी.एन. राव थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेलनेगल नरसिम्हा राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप को तैयार किया गया था, तो किया गया था बी.एन. राव द्वारा। संविधान सभा के भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था तो 17 नवंबर 1949 में प्रारंभ हुआ था। 26 नवंबर 1949 तक चला था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1950 को। अगला है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का स्वीकृति तैयार किया गया था 26 नवंबर 1950 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। अगला है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो ये तो नवंबर 1949 को 26 नवंबर। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। और अगला, भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो 1891 और 1956 में। और निम्नलिखित कथनों पर विचार की तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधिकारिक ऑल इंडिया फेडरेशन को गठन किया। दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। अगला है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो करता है। इसको एक गृह संविधान कहा जाता है, तो ये दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो मौलाना आजाद ने किया था। तो सभा में वयस्क मताधिकार पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसी ने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है जिसमें लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोग की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि हो, तो ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने।
अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका यह कथन है आइजर जेनिंग्स का। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहा था ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो सदस्य थी 15 महिलाएं। अब अगले में करेंगे चैप्टर में संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर। वीडियो पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।